नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुइया अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 11 मरीजों की मौत हो गई। तेलंगाना के भी एक दो अस्पतालों से ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है। न जाने कहां कहां देश में इस तरह से नरसंहार जारी है। ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। आमतौर पर नरसंहार की खबरें बिना पुष्टि के बाहर आ जाती हैं, मगर ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों को प्रशासन की पुष्टि का इंतजार करना पड़ता है। रुइया अस्पताल की तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम नहीं दिखा रहे हैं। उधर बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर जिले के गहमर के पास गंगा में कई लाशें बहती हुई मिली हैं। इनकी संख्या 40 से लेकर 100 से अधिक तक बताई जा रही है। ये सिर्फ कहीं से बहती चली आ रही लाशें नहीं हैं, बल्कि एक आंकड़ा भी है जो मुमकिन है सरकारी रिकॉर्ड से गायब हो, जिसे मुमकिन है ऑक्सीजन ना मिला हो, हॉस्पिटल ना मिला हो, वेंटिलेटर ना मिला हो। दो राज्यों के प्रशासनों के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि लाशें उनके यहां से नहीं बहाई गई हैं, कहीं और से बहाई गई हैं। इसलिए कहता हूं कि आज के भारत में आंकड़े शमशान में मिलते हैं, सरकार के पास नहीं मिलते हैं। क्या पता कोई आर्थिक तंगी की वजह से अंतिम संस्कार ना कर सका हो। बिहार सरकार ने कहा है कि 71 लाशों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यूपी सरकार को सतर्क रहना चाहिए। यह भी मुमकिन है कि इतनी मौतें हो गई हों कि जलाने की जगह और सामग्री कम पड़ गई हो और लोगों ने लाशों को बहा दिया। यूपी की सीमा से सटे बिहार के सारण जिले के मांझी प्रखंड में दोनों राज्यों को जोड़ने वाला एक पुल है, जिसका नाम है जयप्रभा सेतु। यहां देखा जा रहा है कि लोग कोविड संक्रमित शवों को नदी में फेंक दे रहे हैं। आए दिन एम्बुलेंस से यहां शवों को लाया जाता है और फेंक दिया जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि दोनों राज्यों की तरफ से लोग ऐसा कर रहे हैं। पुल के नीचे लाशों को फेंक कर भाग जाते हैं। 1918 के स्पेनिश फ्लू के समय भारत में यही हुआ था। यहां इतने लोग मरे थे कि लाशों से नदियां पट गई थी। 102 साल बाद हम उसी हालात में पहुंचे हैं। क्या इन शवों को मरने वालों में गिना गया है? तब मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उस दौर को बयां करते हुए लिखा है कि मैं दाल मऊ में गंगा के तट पर खड़ा था। जहां तक नजर जाती थी गंगा के पानी में इंसानी लाशें ही लाशें दिखाई देती थी। काश इस तरह का सच कोई कवि गंगा के किनारे खड़ा होकर लिख रहा होता। इसलिए मरने वालों की संख्या का सरकारी आंकड़ा झूठा है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भी कह रहे हैं कि लाशों को नदी में फेंका जा रहा है। छपरा पुलिस रोके। इस महामारी की दौर में छपरा एवं बलिया शहर के बीच में जयप्रभा सेतु के नीचे में एम्बुलेंस चालक बिना दाह संस्कार किए हुए मृत व्यक्ति की लाश को ऐसे ही बालू की रेत पर दिख के चले जाते हैं। अतः हम दोनों जिला अध्यक्ष सारण एवं बलिया का जिलाधिकारी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पर विशेष ध्यान दे के कम से कम दाह संस्कार किया जाए। क्या लगता है आपको कि यूपी की तरफ से इस लाश को बिकाया गया है? यूपी की तरफ से भी है और बिहार की तरफ से। कैसा समय है, जो जिंदा है वो झूठ बोल रहा है और लाशें कभी शमशान में तो कभी गंगा में बहती हुई सच बोल जा रही हैं। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के डॉक्टर आशीष झा का कहना है कि भारत में कोरोना से हर दिन 25,000 मौतें हुई होंगी, जबकि बताया जा रहा है कि 4,000 मौतें हुई हैं। डॉक्टर आशीष झा को कई चैनलों पर बुलाया जाता है। उम्मीद है उनकी इस गणना को लेकर भी बुलाया जाएगा। आपको याद होगा कि पिछले साल जब महामारी ने दस्तक दी थी तो दो बातें कही गई थी, टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर। एक साल बाद भारत में टेस्टिंग का हाल यह है कि दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के महीने में खुद मैंने टेस्ट के लिए बुक किया तो सैंपल लेने के लिए 4 दिन बाद आया। एक दो तो पैसे लेकर ही नहीं आए। कई ऐसे मामले सामने आए कि कोविड का मरीज मर गया, उसके बाद रिपोर्ट आई। बहुतों का तो टेस्ट ही नहीं हुआ। जब अप्रैल में ही टेस्टिंग नहीं हो रही थी तो मई की इस खबर का क्या करेंगे कि टेस्टिंग में कमी कर दी गई है। अब आते हैं वेंटिलेटर पर। इस दौरान ऑक्सीजन के बाद दूसरी अपील वेंटिलेटर को लेकर आई। वेंटिलेटर को लेकर जिस तरह पिछले साल दावे किए गए वो अब मैं बताना चाहता हूं, ताकि फ्लैशबैक में आपको पता चले
कि आपको किस तरीके से बुद्धिमान बनाया गया। बुद्धू कहना ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल बुद्धिमान भी इसी ग्रेड के मिलते हैं। अब आपको पता चलेगा कि कैसे वेंटिलेटर के नाम पर इस देश में वेंटिलेटरी हो रही है। आप अमिताभ कांत हैं, आप नीति आयोग के प्रमुख हैं। आपने 25 जून 2020 को एक ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि भारत हर दिन 1000 वेंटिलेटर बना रहा है, जल्दी ही निर्यात करने लगेगा। फोकस निर्यात पर है, ताकि प्रोपेगेंडा मास्टर इस ट्वीट को लेकर आपको बता सकें कि भारत इस स्थिति में पहुंच गया है, विश्व गुरु बन गया है कि वेंटिलेटर निर्यात करने लगा है। अगर आप सीरियस हैं और हंसेंगे नहीं तो इन्हीं अमिताभ कांत का इसी साल के 8 मई का ट्वीट दिखाना चाहता हूं। निर्यात का गौरव गान करने वाले कांत अब आयात की तारीफ कर रहे हैं। भारतीय कस्टम ने ब्रिलियंट जॉब कर दिया है। सभी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और दवाओं को मंजूरी दे दी जो विदेशी मदद के रूप में भारत आए हैं। उन्होंने काफी तेजी से काम किया है, सराहना करता हूं। जो व्यक्ति पिछले साल जून में भारत में हर दिन 1000 वेंटिलेटर बनाने की बात कर रहा है, वो इस साल मई में विदेशी मदद के तौर पर आए कुछ वेंटिलेटर का स्वागत कर रहा है, कस्टम की मंजूरी मिलने की बधाई दे रहा है। अमिताभ कांत को बताना चाहिए कि हर दिन बनने वाला 1000 वेंटिलेटर कहां गया। उनके हिसाब से तो अब तक भारत में 2.5 लाख से अधिक वेंटिलेटर बन गए होंगे। क्या सब निर्यात कर दिया गया? हिंदू बिजनेस लाइन की 24 मार्च की रिपोर्ट है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR का एक शोध पत्र है कि उस समय किए गए सबसे खराब अनुमान के अनुसार, पिछले साल की बात है, दिल्ली में 90 लाख लोगों को हल्के लक्षण वाला संक्रमण होगा और 4.5 लाख लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ दिल्ली के लिए यह अंदाजा था, वो भी पिछले साल का। इस साल कितने लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, कितनों को मिला और कितनों को नहीं मिला, जिसके कारण वे मर गए और राजनीति की भावना आहत भी नहीं हुई, इनकी कोई गिनती नहीं है। डू यू गेट माई पॉइंट? हम फ्लैशबैक में आपको यही बताना चाहते हैं कि कैसे अलग अलग समय में पूरे साल आंकड़े जारी किए जाते रहे और बाद में पता चलता है कि जितना दावा किया गया था उतना वेंटिलेटर तो आया ही नहीं। 22 मार्च को स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल का बयान है कि 1200 वेंटिलेटर के ऑर्डर कर दिए गए। 5 दिन बाद 27 मार्च को उनका बयान है कि 40,000 वेंटिलेटर चाहिए। हमारे एक PSU को हमने 10,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति करने के लिए आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से भी 1 से 2 महीने के अंतर्गत 30,000 एडिशनल वेंटिलेटर खरीदने का अनुरोध किया गया है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सरकार देश में वेंटिलेटर्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सभी रिक्वायर्ड कार्य कर रही है। स्वास्थ्य सचिव मार्च में 40,000 वेंटिलेटर लगाने की बात कर रहे थे, तो अप्रैल में नीति आयोग के चीफ अमिताभ कांत 50,000 वेंटिलेटर के लिए उद्योग जगत से बात कर रहे थे। 6 अप्रैल 2020 को इंडियन एक्सप्रेस में अमिताभ कांत वाली यह खबर छपी है। 1 मई 2020 को एम्पावर्ड ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कहा जाता है कि 60,884 वेंटिलेटर के लिए ऑर्डर दे दिया गया है। संसद को इस देश में कानून बनाना चाहिए कि काम करना काम नहीं है, बल्कि बात करना ही काम है। इससे देश की जो तरक्की होगी किसी और चीज से नहीं होगी, क्योंकि बात में कोई 40,000 वेंटिलेटर का डेटा दे रहा है, कोई 50,000 का, कोई 60,000 का। 4 अगस्त 2020 को लाइव मिनट की एक खबर दिखाता हूं, जो दूसरी जगहों पर भी छपी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण कहते हैं कि 60,000 वेंटिलेटर का ऑर्डर दिया गया है। 96% मेक इन इंडिया का है। इसमें से 50,000 वेंटिलेटर PM केयर फंड से खरीदने का ऑर्डर हुआ है, जिसके लिए 2,000 करोड़ दिए गए हैं। राज्यों को 18,000 वेंटिलेटर की सप्लाई हो गई है। 14 अगस्त को बिजनेस स्टैंडर्ड में खबर छपती है कि भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने ऐलान किया है कि 30,000 वेंटिलेटर बनाकर दे दिया गया है। अब 29 अप्रैल 2021 इस साल की बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि 35,179 वेंटिलेटर ही खरीदा गया। लेकिन दिसंबर के अंत में PTI के हवाले से खबर छपती है
कि सरकारी अस्पतालों में 36,433 वेंटिलेटर लगाए गए। 50,000 वादे के हिसाब से तो 13,567 वेंटिलेटर कम हुए। 60,000 के हिसाब से तो जितना ऑर्डर दिया गया उससे भी काफी कम सप्लाई है। कब नंबर गोल हो जाता है, कब आधा, पता नहीं चलता। थोड़े आंकड़े ज्यादा हैं, लेकिन इसी से आपको समझना है और तभी आप जान पाएंगे कि आपके अपने वेंटिलेटर की कमी से मर गए या मार दिए गए, वो मौत थी या नरसंहार था। लेकिन 9 अगस्त 2020 को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहते हैं 50,000 वेंटिलेटर तो उपलब्ध हैं और 20,000 वेंटिलेटर पीएम केयर के तहत पाइपलाइन में हैं। उस समय हमारे पास वेंटिलेटर्स की व्यवस्था नहीं थी। आज 50,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स हमारे पास उपलब्ध है और पीएम केयर फंड के माध्यम से लगभग 20,000 और वेंटिलेटर्स पाइपलाइन में है। कोई भी आईसीयू बेड की कमी नहीं है, कोई भी बेड की कमी नहीं है। यह व्यवस्था आपके नेतृत्व में हुआ है। फ्लैशबैक बेहद डरावना है। पिछले साल महामारी शुरू होते ही यह बात सामने आने लगी कि पहले से भारत में 40,000 वेंटिलेटर हैं। अब नड्डा जी के बयान की जांच का कोई तरीका हमारे पास नहीं कि उनके हिसाब से 50,000 नए वेंटिलेटर अगस्त तक लगाए गए या पहले से जो 40,000 थे उसमें 10,000 जोड़े गए। भारत में आंकड़े शमशान में मिलते हैं, सरकार के पास नहीं मिलते। फिर दिसंबर की खबर क्या झूठी थी कि सरकार ने 50,000 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए और मिला 36,433 वेंटिलेटर। 24 सितंबर 2020 के इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि सरकार ने जो डेटा जारी किया है उससे पता चलता है कि 60,948 वेंटिलेटर के ऑर्डर दिए गए। इसमें से अभी तक अलग अलग राज्यों के सरकारी अस्पतालों में 23,699 वेंटिलेटर लगा दिए गए हैं। इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट डेटा लिखा है, गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट का डेटा है यह नहीं लिखा है। जबकि 31 अक्टूबर को उसी साल 2020 प्रधानमंत्री इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि पहले की सरकारों में 15-16 हजार वेंटिलेटर काम करने की हालत में थे। अपने राज्य गुजरात का भी बता देते। हम तेजी से, प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसमें 50,000 वेंटिलेटर और जोड़ने जा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री सिर्फ पीएम केयर फंड के प्रधानमंत्री हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। लिहाजा मानकर चलना चाहिए कि वे भारत सरकार के संपूर्ण ऑर्डर की बात कर रहे होंगे। पीएम केयर्स की वेबसाइट पर लिखा है कि 2,000 करोड़ रुपए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की सप्लाई के लिए दिए गए हैं, जिन्हें केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी अस्पतालों को दिया जाएगा। 50,000। पीएम केयर फंड इतना पारदर्शी फंड है कि आप सूचना के अधिकार से भी कोई सवाल नहीं कर सकते और प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं तो सवाल नहीं कर सकते। 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री ने नहीं की है। लेकिन ये 50,000 आज किस हालत में है इसकी कोई अधिकृत जानकारी नहीं है। अब यहां पर रुकते हैं और देखते हैं कि पिछले साल स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वेंटिलेटर को लेकर क्या क्या बयान दे रहे हैं। 29 अप्रैल 2020 का बयान है कि कोविड के मरीजों का मात्र 0.33% ही वेंटिलेटर पर है, जो बताता है कि कोविड के रोकथाम और देखभाल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसकी वजह से कम। तो क्या इस साल कोविड केयर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई और उसकी तलाश में उनके अपने मर गए या मार दिए गए? डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछिए। बट गाइज प्लीज हैव सम डार्क चॉकलेट फर्स्ट। यस, इन इंग्लिश। पिछले साल भारत में वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं था कि भारत में कहीं भी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। दुनिया के स्तर पर तो आपने देखा कि इटली और न्यूयॉर्क में वेंटिलेटर की कमी के कारण क्या तबाही मची। 0.33% का आंकड़ा सुनकर यही लगेगा कि भारत को चिंता करने की बात नहीं, लेकिन उसी समय मुंबई में सारे आईसीयू और वेंटिलेटर बेड भर गए थे। मुंबई से हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनिस रिपोर्ट कर रही थी कि आईसीयू के 99% बेड भर गए और वेंटिलेटर के 94%। 13 जून 2020 की यह रिपोर्ट है उनकी। अगर हम मुंबई में वेंटिलेटर और आईसीयू की तंगी से सतर्क हुए होते तो शायद आज कई लोगों की जान बच जाती। यही नहीं, लाइव मिनट की रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 तक आते आते वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों की संख्या
0.33 से बढ़कर 4.16% हो गई थी। लिहाजा कोई बहाना चल नहीं सकता कि वेंटिलेटर की तैयारी इसलिए पर्याप्त नहीं हुई कि जरूरत नहीं थी पिछली बार। अगर भारत सरकार वेंटिलेटर की तैयारी ठीक से की होती तो 29 अप्रैल को केंद्र सरकार के तहत आने वाले दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल का दौरा करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को यह नहीं कहना पड़ता कि कुछ ही दिनों में 400 से अधिक ऑक्सीजन बेड की सुविधा होगी और अधिकांश पर वेंटिलेटर की सुविधा होगी। वेंटिलेटर की सही संख्या उन्होंने नहीं बताई, अधिकांश कहा। यह भी नहीं कहा कि पिछले 1 साल में कितने वेंटिलेटर लगे। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हमने अगले कुछ ही दिनों में लगभग 400 से ज़्यादा नए बेड्स जो कि ऑक्सीजन सपोर्टेड भी होंगे, उनमें से अधिकांश पर वेंटिलेटर की सुविधाएं भी होंगी और साथ में सारे मॉनिटर्स से भी पूरी तरह से इक्विप्ड होंगे। हम जानते हैं और समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर नहीं लगा सकते, लेकिन दक्षिण कोरिया जिसकी आबादी भारत से कई गुना कम है, उसके पास भारत से ज़्यादा वेंटिलेटर है। सोचिए हमारे यहाँ वेंटिलेटर की कितनी कमी है। पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुजाता राव ने यही बात अपने लेख में लिखी थी पिछले साल। वेंटिलेटर कितना हो इस पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ना हो और इतना कम हो कि लोग दम तोड़ दें, क्या इस पर भी बहस करेंगे? एक वेंटिलेटर कई स्टाफ की जरूरत मांगता है। इसकी जानकारी कोई नहीं देगा कि 36,000 वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों में लगाए गए तो उसे चलाने के लिए कितने स्टाफ और डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। स्क्रोल ने इसी 1 मई को बिहार के अररिया जिले से एक रिपोर्ट फाइल की है। इस जिले में केवल 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाला कोई स्टाफ नहीं है। अब तो आपके अपने मर गए, क्या अब भी आप मेरी बात हिंदी में नहीं समझेंगे? आपके अपनों को मारा गया है, नरसंहार हुआ है। कई जिलों में वेंटिलेटर नहीं है तो चलाने वाला नहीं है, चलता है तो 1-2 चलता है। फ्लैशबैक में देखने से यही पता चलता है कि काम के नाम पर काम कम, बातें ज्यादा हुई हैं। झूठ का कोर्स रिवाइज करा रहा हूं, आंकड़े शमशान में मिलते हैं, सरकार नहीं देती है। अब आपको ले चलते हैं निर्यात के गेम की तरफ। शुरुआत में हमने बताया कि 25 जून 2020 को नीति आयोग के प्रमुख अमिताभ कांत ट्वीट करते हैं कि भारत हर दिन 1000 वेंटिलेटर बनाता है और जल्दी ही निर्यात करने वाला है। जुलाई 2020 के अंत में उनकी यह इच्छा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पूरी कर देते हैं। 30 जुलाई 2020 की खबर है कि हिंदू बिजनेस लाइन की है। पीयूष गोयल कहते हैं कि वेंटिलेटर के निर्यात से रोक हटाई जाने वाली है। मार्च 2020 में वेंटिलेटर के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। अगस्त 2020 के पहले हफ्ते में वेंटिलेटर के निर्यात से रोक हटाने की घोषणा हो जाती है। निर्यात वाली खबर से गोदी मीडिया आप में जोश भरता है, आपको बताने लगता है कि भारत अब निर्यात करने लगा है। गोदी मीडिया आपको बताना भूल जाता है कि भारत अपनी जरूरत के मुताबिक वेंटिलेटर लगा लिया है या नहीं। जाहिर है पिछले साल मार्च से जुलाई के बीच हमारी हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया गया। अब यह कौन बताए और कैसे माने कि सही है यह आंकड़ा कि 1 साल में कितना वेंटिलेटर बना, भारत ने उसमें से कितना खरीदा और कितना निर्यात हुआ। 26 अक्टूबर 2020 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में खबर छपती है कि कोई नेशनल सुपर मॉडल ऑफ कोविड-19 हुआ है। यह सर्वे है डेटा का, जिसके मुताबिक 26 लाख एक्टिव केस होंगे अगर भारत में, तो 78,000 वेंटिलेटर की जरूरत होगी। इस साल 30 अप्रैल को 31 लाख एक्टिव केस थे। आपके पास जानने का कोई जरिया ही नहीं है कि 30 अप्रैल को कितने वेंटिलेटर देश भर के अस्पतालों में चल रहे थे और कितने काम कर रहे थे। मेरी वालिदा को मैंने कैसे कैसे हैंडल करा, कितनी महंगी दवाइयाँ, कैसे मैंने डॉक्टर्स, कैसे नर्सिंग स्टाफ घर पे अरेंज करे, ये मैं जानता हूँ। उसके बाद भी जो है वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। उन्हें लास्ट में ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं था हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर का तो सवाल ही नहीं है। आप वेंटिलेटर को कोई अगर कह रहा है, कोई पेशेंट को किसी को उस टाइम रिक्वायरमेंट थी अगर वेंटिलेटर की है, वेंटिलेटर मांग रहे थे। अब भी कंडीशन कोई ज़्यादा सुधरी नहीं है, लेकिन ये है कि पहले से बेहतर है। जो 15 दिन पीक गए हैं वो उसमें कंडीशन थी कि वेंटिलेटर्स का तो जिक्र ही नहीं था। वेंटिलेटर तो आप भूल जाओ वेंटिलेटर के लिए, क्योंकि
पेशेंट्स की रिक्वायरमेंट इतनी थी, वेंटिलेटर कहाँ इतने वेंटिलेटर मैनेज, जब बेड ही नहीं है नॉर्मल तो वेंटिलेटर का तो जिक्र ही नहीं है। मेरा भाई एक्सपायर हो गया कोविड की वजह से, और उसमें हुआ क्या था कि 12-13 तारीख से उसको फीवर था। हमने डॉक्टर को दिखाया, उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, एंड देन 3-4-5 दिन दवाई चलने के बाद भी फीवर नहीं उतरा। डॉक्टर ने फिर बोला कोविड टेस्ट कराने को। हमने कोविड टेस्ट कराया, हमें पता चला कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो डॉक्टर ने उसके बाद उसके साथ इस तरह बिहेव करना शुरू कर दिया कि रेफ़र करो, और हम उनको ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर था शायद कहीं ना कहीं कि कहीं उनका हॉस्पिटल सील ना हो जाए या फिर कोविड में कन्वर्ट ना हो जाए या उनके हॉस्पिटल में कोविड ना फैल जाए, इस तरह से। तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे भाई को रेफ़र किया, एंड देन हमने मुरादाबाद का TMU हॉस्पिटल है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, हम वहाँ पे गए। हमने वहाँ पे जाके कोशिश की उसको भर्ती कराने की, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि उसको ICU की ज़रूरत है और उनके यहाँ ICU अवेलेबल नहीं है। फिर हम मुरादाबाद के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ हमें लगता था कि ICU की फैसिलिटी होगी, हमने हर हॉस्पिटल में जा के ट्राई किया, सब में फ़ोन करके पता किया कि शायद कोई भर्ती कर ले। सबसे बोला कि प्लीज़ कोई भर्ती कर ले, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। फिर जैसे तैसे करके हमारे कोई जान पहचान के डॉक्टर हैं आसपास में, उनके थ्रू एक मेरठ में हमें इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल, सहारा हॉस्पिटल में जाके एक बेड मिला जिसमें कि ऑक्सीजन की फैसिलिटी हमें मिली, ICU की नहीं। लेकिन उस वक्त तो ये था कि ऑक्सीजन भी कम से कम मिले, एटलीस्ट वो सांस तो लेता रहे। उसके बाद हमें फिर 20 तारीख को एडमिट किया था। मेरी मम्मी को जब ये पता चला कि भाई को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और उसको अस्पताल नहीं मिला है, कहीं पे किसी ने उसको एडमिट नहीं किया, रात को उसे घर वापस लेके आना पड़ा क्योंकि अस्पताल नहीं है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। 20 अप्रैल को हमने मेरी मम्मी को भी सहारा हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया, रात को लगभग 9:30 बजे, और मेरी मम्मी वहीं पे लगभग 10-15 मिनट के अंदर ही हम सबको छोड़ के चली गई। इस बीच इस साल फरवरी और मार्च में खबर छपने लगती है कि वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनियों का माल बिक नहीं रहा है, कोई खरीदार नहीं है। इस उद्योग से जुड़ी कंपनियां घाटे में जा रही हैं। इस तरह का रोना इस कंपनियों के प्रमुख और ऐसे उद्योग का संगठन रोना शुरू कर देता है। अब हम अनुराग द्वारी की एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। PM केयर के तहत जो वेंटिलेटर आया है उसका क्या हाल है, घटिया होने की भी जानकारी मिल रही है और धूल खाने की भी। भोपाल का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल हमीदिया, यहाँ एक कोरोना मरीज को कोविड वार्ड 3 में भर्ती किया गया, वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन परिजनों ने बताया 3 मई को वेंटिलेटर अचानक बंद हो गया, जिससे मरीज की मौत हो गई। अस्पताल मशीन से मौत की बात नकारता रहा, लेकिन NDTV के हाथ वो खत लिखा जो डॉक्टरों ने पहले ही प्रशासन को लिखा था। साफ कहा PM केयर फंड से मिले वेंटिलेटर गड़बड़ हैं, न ऑक्सीजन फ्लो आता है, न प्रेशर बनता है, चलते चलते मशीन बंद हो जाती है, ऐसे में मरीज की जान बचाना मुश्किल है। हालांकि मंत्री जी कहते हैं सब ठीक है। PM रिलीफ फंड से आए हुए वेंटिलेटर खराब क्वालिटी के हैं, कहीं भी ऐसी जानकारी नहीं मिली। अब ये तो मशीन है, बहुत बार कोई पीस में कहीं गलती आ जाती है, पर किसी पर्टिकुलर मत से आए हुए वेंटिलेटर खराब है ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मैं तो बहुत धन्यवाद दूंगा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने देश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए काम किया है और हमें इतनी बड़ी संख्या में वेंटिलेटर प्रोवाइड किए हैं। PM केयर से अगर इतने ज़्यादा वेंटिलेटर आए तो क्या इस्तेमाल हो रहे हैं कैसे? इसकी बानगी 4 संभाग के 5 बड़े अस्पतालों से देखिए। सागर से राकेश तिवारी ने बताया कि BMC में PM केयर से मिले वेंटिलेटर में 28 दिसंबर को शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। आज यहाँ 72 वेंटिलेटर है, लेकिन सिर्फ 5 वेंटिलेटर का कोविड ICU में इस्तेमाल हो रहा है, बाकी स्टोर रूम में धूल खा रहे हैं। जैसे सुना है कि सूत्रों द्वारा कि ऐसी 67 हैं जो वेंटिलेटर खराब है, 5-6 ही चल रहे हैं। नहीं, ये बात गलत है, ऐसे नहीं, कुछ खराब हैं, बाकी अधिकांश चल रहे हैं, ये खराब हैं। शहडोल से विनय तिवारी ने बताया कि यहाँ 24 वेंटिलेटर PM केयर से मिले हैं। डॉक्टर कह रहे हैं मशीनें एडवांस हैं, इसलिए चलाने में दिक्कत है। वेंटिलेटर खराब नहीं है, वेंटिलेटर में ऑपरेशनल दिक्कत आ रही है और संबंधित कंपनी के इंजीनियर को बतला दिया गया है। अतिशीघ्र वो आके इसमें आवश्यक सुधार एवं आवश्यक कार्य करेंगे जिससे वेंटिलेटर चालू हो जाए।
आदिवासी बहुल अलीराजपुर से अजहर चंदेरी बताते हैं कि यहाँ 4 वेंटिलेटर हैं, लेकिन दिखाने के लिए, क्योंकि चलाने वाले विशेषज्ञ नहीं हैं। अभी हमारे पास 2 पीएम केयर फंड से हमको मिले थे, वो हैं, और 2 दूसरे वेंटिलेटर। इस तरह से 4 वेंटिलेटर हमारे पास हैं और बायोपिक मशीन भी है एक, जो कि लायंस क्लब द्वारा दी गई थी। इनका यूज हम अभी एनेस्थेटिस्ट को बोला है, तो वो यूज इसका शुरू करेंगे, और जो इसके लिए फिजिशियन और जो ट्रेन टेक्नीशियन चाहिए वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम अभी तक थोड़ा इसको शुरू नहीं कर पाए। कटनी से आरबी गुप्ता ने बताया कि पीएम केयर से 2 वेंटिलेटर पिछले साल ही मिले, लेकिन इसका इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कंपनी को खत ही लिखते रहे। केयर फंड से 2 वेंटिलेटर हमारे पास आए हुए हैं, जिसका कि कंपनी लेवल से इंस्टॉलेशन होना है। कंपनी लेवल हमने करस्पॉन्डेंस कर रखी हुई है और कंपनी वालों की तरफ से ही जो इंस्टॉलेशन होना है, जिस पर फंक्शन हो जाएगा। अशोकनगर से स्वदेश का कहना था कि मुंगावली सिविल अस्पताल में वेंटिलेटर ताले में बंद हैं, आज तक चालू नहीं हो पाए। हाँ, अभी हम इस संबंध में सीएमएचओ सर से चर्चा करेंगे और उनको पत्र लिख के इसके बारे में गाइडलाइन लेंगे। जैसे ही अगर वो बोलते हैं कि यहाँ से जिला अस्पताल को शिफ्ट कर दिया जाए, तो हम उसको शिफ्ट कर देंगे नियमानुसार। कोरोना से पहले मध्य प्रदेश में कुल 993 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, यानी करीब 75,000 लोगों के लिए 1 वेंटिलेटर। केंद्र से मध्य प्रदेश को अब 1205 वेंटिलेटर मिले हैं। राज्य में फिलहाल कोरोना के ही 1,11,223 एक्टिव मरीज हैं। पड़ोसी छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अस्पताल से जयप्रकाश ने बताया कि वहां 6 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इंस्टॉल सिर्फ 2 ही हो पाए हैं। मैं समझता हूं कि एमडी मेडिसिन मेडिकल स्पेशलिस्ट और बढ़ाना चाहिए जिले में, जिससे कोविड पेशेंट को फ़ायदा मिल सके और वेंटिलेटर की संचालन में सुविधा हो। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना के अधिकार के तहत एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2 कंपनियां वेंटिलेटर के ट्रायल में फेल हो गई हैं। ये वही 2 कंपनियां थीं जिन्हें पीएम केयर फंड के तहत वेंटिलेटर बनाने का अनुबंध मिला था। पिछले साल पीएम केयर फंड से लगभग 2,000 करोड़ रुपए में 50,000 वेंटिलेटर खरीदने की बात कही गई थी। छत्तीसगढ़ ने अब ये तक दावा किया है कि केंद्र से पीएम केयर फंड से राज्य को 230 वेंटिलेटर मिले। इसमें 60 वेंटिलेटर डीएल कंपनी और 70 वेंटिलेटर एक्वा कंपनी के थे। केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर की सीधे सप्लाई की। इसे खरीदने के लिए कोई राशि राज्य को नहीं भेजी गई, जिसमें से कई वेंटिलेटर अब काम नहीं कर रहे हैं। देश भर में लगभग 2 लाख से ज़्यादा मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, 10 लाख से ज़्यादा ऑक्सीजन पर। ऐसे वक्त में डॉक्टरों की चाहत है तो सिर्फ इतनी कि उन्हें बीमारियों से जूझना पड़े, खराब उपकरणों से नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ऐसी रिपोर्ट राजस्थान, मुंबई, बेंगलुरु और न जाने कहां से पिछले 8-10 महीनों से छप रही है। अभी एक्वा कंपनी का इंडियन एक्सप्रेस में बयान आया है कि मारुति के साथ मिलकर 10,000 वेंटिलेटर बनाए, मगर सरकार ने 5,000 वेंटिलेटर लिए। इस वेंटिलेटर को लेकर मुंबई और एलएनजेपी ने शिकायत की थी। ये खबर छपी हुई है। भारत की 3 कंपनियों के वेंटिलेटर को लेकर शिकायतें आई हैं, जिन्हें पीएम केयर से फंड मिला है। जून 2020 की मुंबई मिरर की खबर है। मुंबई के 2 बड़े अस्पताल जेजे अस्पताल और सेंट जॉर्ज अस्पताल ने पीएम केयर्स के तहत डोनेट किए गए 81 वेंटिलेटर वापस कर दिए थे। सेंट जॉर्ज को 39 और जेजे को 42 वेंटिलेटर मिले थे। अस्पतालों का आरोप था कि पीएम केयर के एक्वा वेंटिलेटर कोविड के मरीजों को दिए जाने वाले इलाज में कारगर नहीं है। ये मरीज को 100% ऑक्सीजन नहीं दे रहे थे और वेंटिलेटर के बाद भी मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा था। जून 2020 में ही समर्थ बंसल और अमन सेठी ने हफ पोस्ट के लिए एक रिपोर्ट किया कि 2 सरकारी कमेटियों ने एक्वा हेल्थ केयर के वेंटिलेटर की विश्वसनीयता और क्षमता पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि एक्वा के वेंटिलेटर को टर्शियरी केयर आईसीयू के हाई एंड वेंटिलेटर का विकल्प न समझा जाए। जुलाई 2020 की एक्सप्रेस की खबर है, 175 वेंटिलेटर मिले पीएम केयर्स के तहत। 155 वेंटिलेटर मैसूर की स्कैनरे टेक्नोलॉजीज के और 20 एक्वा हेल्थ केयर के थे। अस्पताल ने कहा कि इनमें बाईपैप मोड नहीं है, 250 और वेंटिलेटर दिए जाएं। दिवाकर वेश ने यही कहा कि हमारे वेंटिलेटर सरकार के नियमानुसार हैं, बाईपैप भी है। कहा था कि अस्पताल ने ठीक से इंस्टॉल नहीं किया होगा।
सरकार को एक मुकम्मल सूची देनी चाहिए। कितने वेंटिलेटर पिछले 1 साल में खरीदे गए, किस किस जिले के किस किस सरकारी अस्पताल को कितने वेंटिलेटर दिए गए और इन वेंटिलेटर को चलाने के लिए कितने लोगों की नियुक्तियां हुई। यह सवाल आप सरकार से भी पूछिए और व्हाट्सएप ग्रुप के रिश्तेदारों से भी पूछिए, वो आपको ब्लॉक कर देंगे कि मोदी जी से आप सवाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम तो मोदी जी से सवाल भी कर सकते हैं और ब्रेक भी ले सकते हैं। गांव की हालत भयावह है। जब शहर में ही इलाज नहीं तो गांव में क्या हाल होगा बताने की जरूरत नहीं है। लोगों के पास थर्मामीटर तक नहीं है बुखार नापने के लिए। दवा तो छोड़ दीजिए, दवा ब्लैक में मिल रही है, साधारण दवाएं हैं। लिहाजा मरने वालों की तादाद अधिक है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में कुछ भी नहीं है। हमारे सहयोगी सौरभ रोहतक के गांव में गए, जहां सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुछ दिनों के भीतर 18 लोग मर गए, लेकिन सरपंच के अनुसार उसी दौरान 40 लोग मर गए। रोहतक के टिटौली गांव में रहने वाले 42 साल के किसान धर्मेंद्र सिंह हमें अपनी आप बीती बताते हुए फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनके 2 जवान भाइयों की पिछले 1 हफ्ते में कोरोना से मौत हो चुकी है। एक की उम्र 32 साल थी और एक की 36 साल। शुरू में दोनों को कई दिन तक बुखार रहा। जब सांस लेने में तकलीफ हुई तो कई दिनों तक अस्पतालों में बेड नहीं मिला और जब बेड मिला तब बहुत देर हो चुकी थी। सरकार कह रही है कि इनको प्राइवेट को मत दो, हॉस्पिटल वालों को दो, और हमारे पाबंदी लगा दी। फिर लास्ट में बहुत दिक्कत होगी और एडमिट करवाए तो इतने में चेस्ट चारों तरफ से घेर लिया था बीमारी ने, और 4-5 दिन के बाद हमारे दोनों भाइयों की डेथ हो गई थी। टाइम पे एडमिट होते तो बच जाते थे। पूरे टिटौली गांव में मातम पसरा है। सरकारी आंकड़ों की माने तो पिछले 10 दिनों में 18 ग्रामीणों की कोविड से मौत हो चुकी है। लेकिन गांव के सरपंच का कहना है कि पिछले 2 हफ्तों में 40 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन टेस्टिंग ना होने के कारण इन मौतों में कोरोना की पुष्टि नहीं हो पाई। हम ये मान 90% कोरोना से मर रहे हैं। अच्छा, हाँ, यही लक्षण है। और जो गांव में थे जो टेस्ट नहीं करा पाए, जो गरीब आदमी है दाखिल भी नहीं हो पाए कहीं, वो कोरोना के पेशेंट थे। हरियाणा सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है कि कोरोना गांव में पैर पसार चुका है। हरियाणा सरकार ने गांव में कोरोना को रोकने के लिए 8000 टीमें बनाई हैं। अभी तक शहरों में ही ये ज्यादा फैला हुआ था कोविड। कोरोना के फैलाव का अब पिछले 3 दिन से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि गांव में भी तेज गति से बढ़ने लगा है। उसमें जो कोविड के पेशेंट संभावित होंगे, चाहे वो मॉडरेट हैं और चाहे वो सीवियर हैं, ऐसे जो पेशेंट्स को वहां से ला करके हम अस्पतालों में दाखिल कराएंगे। भले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन टिटौली गांव के सरकारी स्कूल में बनाए जा रहे अस्थायी कोविड अस्पताल का हाल देखिए। सिर्फ पलंग पर गद्दे डाल दिए गए हैं, ना ऑक्सीजन है और ना डॉक्टर। हर रोज ग्रामीणों को आश्वासन दिया जाता है कि इसे जल्द शुरू किया जाएगा। हरियाणा के गांव की जिन गलियों में रौनक रहती थी, वहां पर देखेंगे कि सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों में मातम है। हर घर में किसी न किसी को बुखार आ रहा है। हर रोज लोगों की मौतें हो रही हैं। कुछ की पुष्टि हो गई कोरोना की, कुछ कह रहे हैं कि रहस्यमयी बुखार आया और फिर जान निकल गई। फिलहाल टेस्टिंग ना के बराबर है, वैक्सीनेशन हो नहीं रहा। देश के गांव को प्रशासन ने राम भरोसे छोड़ रखा है। रोहतक के टिटौली गांव से सहयोगी शशिकांत झा और राहुल के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।